आज हम लोग का टॉपिक है बोर्स एटॉमिक थ्योरी। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टडी किए। अब हम लोग बोर्स एटॉमिक थ्योरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बोर्स एटॉमिक थ्योरी, बोर्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें बोर्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जिससे पहला स्टेटमेंट है an atom consists with of positive mass body present at the center of atom called nucleus. सेकंड स्टेटमेंट है there are large number of three-dimensional spherical path present outside the nucleus called cell or energy shell. It is represented by K, L, M, N and so on. और यहाँ पे इसके पहले हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी का स्टडी किए थे। रदरफोर्ड ये बोले कि एटम का दो पार्ट्स होता है, एक सेंटर पार्ट जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। उन्हीं के स्टेटमेंट को बोर्स रिपीट किए कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव मास बॉडी प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में रदरफोर्ड बोले थे न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट रीजन में स्फेरिकल पाथ प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो ऐसा कुछ बोर्स भी बोले कि न्यूक्लियस के आउटर रीजन में थ्री डायमेंशनल स्फेरिकल पाथ प्रेजेंट होता है, इसको हम सेल बोलते हैं। और इसको बेसिकली KLMN इस फॉर्म में अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और उसके आउटर मोस्ट रीजन में जो सर्कुलर पाथ होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसको हम लोग इस तरह से समझेंगे। यहाँ पे n=1 फर्स्ट सेल जिसको हम लोग K सेल बोलते हैं, n=2 सेकेंड सेल इसको हम लोग L सेल बोलते हैं, n=3 इसको हम M सेल बोलते हैं। तो n सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसे किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल हो सकता है। n सेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर n=1 है इसका मतलब हुआ पहला सेल और इसको अल्फाबेटिकली हम लोग K सेल बोलते हैं। n=2 ये सेकेंड सेल है, इसको अल्फाबेटिकली हम लोग L सेल बोलते हैं। n=3 थर्ड सेल इसको हम एम सेल बोलते हैं। इस तरह से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं।
इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बोर्स के अकॉर्डिंगली हर एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी शेल में प्रेजेंट रहता है। जैसे पहले सेल का इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा पहले सेल में रहेगा और अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व करेगा। उस तरह से अगर दूसरे सेल का इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे सेल में ही प्रेजेंट रहेगा और वो अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स पोजीशन पे रहता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। जैसे कि अगर पहले सेल का इलेक्ट्रॉन पहले सेल में प्रेजेंट है तो वहां पे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दूसरे सेल का इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे सेल में रहते हैं तो वहां पे भी उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व कर सकता है और यही मेन रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ एटम का। एटम स्टेबल है क्योंकि उसका एनर्जी कांस्टेंट रहता है। एटम का एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कॉन्टिन्यूअसली अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस और गेन नहीं करता है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस और गेन नहीं करेगा उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा और अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट है तो एटम का भी एनर्जी कांस्टेंट है। इस तरह से एटम जो है वो हाईली स्टेबल होता है। डाल्टन बोले थे एटम इज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम का क्या मेन रीजन है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन ए स्पेसिफिक energy shell where the energy of electron is always constant show energy is neither loss nor gain when an electron revolve around the nucleus, revolve around the nucleus in a particular, और हम लोग इसको बोलेंगे फिक्स्ड एनर्जी शेल। फिक्स्ड एनर्जी शेल इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि एटम क्यों स्टेबल रहता है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग बोल सकते हैं show the energy of an electron is always constant, and it is main reason for stability of atom, stability of atom। अब अगला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी का। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी हो, अगर ये एटम है इसके सेंटर पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये एटम का रेडियस r हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m हुआ और इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो v हुआ। यहाँ पे m हम लोग का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
v जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एटॉमिक रेडियाई है। इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं एम बी आर, तो इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोर्स के अकॉर्डिंगली एम बी आर इज इक्वल टू एन इंटू एच बाई 2 पाई। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अभी हम लोग देखे थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी शेल में कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी शेल में प्रेजेंट रहेगा वो उसके एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। बोर्स के अकॉर्डिंगली जब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम n इंटू एच पाई के इक्विवेलेंट होता है। n जो है वो नंबर ऑफ सेल है, n का वैल्यू यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 1, अगर पहले सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे, पहले सेल को हम लोग के सेल बोलते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एम बी आर इक्वल टू एन इंटू एच बाई 2 पाई इक्वल टू एन का वैल्यू 1 है, 1 इंटू एच बाई 2 पाई इक्वल टू एच बाई 2 पाई। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी शेल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा h बाई 2 पाई के इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई है तो वो हमेशा फर्स्ट एनर्जी सेल में एग्जिस्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स रहता है। फिर हम लोग देखते हैं अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी एनर्जी शेल में हो, n इक्वल टू 2 सेकेंड एनर्जी शेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n इंटू एच बाई 2 पाई, 2 इंटू एच बाई 2 पाई, यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, 2 से कैंसिल हुआ, इक्वल टू h बाई पाई। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h बाई पाई होगा तो वो इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी सेल में एग्जिस्ट करेगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो है वो फिक्स होता है, और उस पार्टिकुलर एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होता है या कांस्टेंट होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी पार्टिकुलर एनर्जी सेल में रिवॉल्व करता है तो उसका एनर्जी और उसका एंगुलर मोमेंटम दोनों कांस्टेंट रहता है। हम लोग बोल सकते हैं an electron revolve in a particular energy shell where the angular momentum of an electron is integral multiple of h by 2 pi. So MBR is equal to n into h by 2 pi। ये बोर्स के अकॉर्डिंगली हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए। सो द एंगुलर मोमेंटम of an electron
is always quantized or constant in specific एनर्जी शेल। इस तरह से हम लोग इस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी में नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये एटम है हम लोग का और यहां पे सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ये पहला एनर्जी शेल है n=1, जिसको हम लोग के सेल बोलते हैं। सपोज करते हैं कि ये थर्ड एनर्जी शेल है जिसको हम लोग एल सेल बोलते हैं। अगर बाहर से सुटेबल फ्रिक्वेंसी का लाइट इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है तो कोई भी लाइट रेज जो है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बना रहता है, इसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इस फोटोन का जो भी एनर्जी होता है इसको एब्जॉर्ब करता है। इस एक फोटोन का जो एनर्जी होता है उसको ई से लिखते हैं, E=hc/λ और E=h²। इससे एनर्जी ऑफ फोटोन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का अपने पार्टिकुलर एनर्जी शेल में एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब बाहर से ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेज में जहां पे रहता है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट या उसको बोलते हैं लोअर एनर्जी शेल। यहां पे n का वैल्यू छोटा होता है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो ये ग्राउंड स्टेट से अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर की तरफ मूव करता है, मतलब लोअर एनर्जी शेल टू हायर एनर्जी शेल में मूव करता है। इस प्रोसेस को एक्साइटेशन बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरह से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो N1 पहला सेल जिसको के सेल बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है और इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड एनर्जी शेल में गया M सेल में तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी शेल टू हायर एनर्जी शेल में अगर मूव करता है तो यहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है। इस जगह पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करता है। फिर इलेक्ट्रॉन अपने एक्चुअल पोजीशन पे, अगर ये इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी शेल में है तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्चुअल पोजीशन पे आएगा। ये हम लोग का n=1 है और ये n=3। तो पहले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया और आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करते हैं। इस केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी, अब यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया था और यहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी का गेन और एनर्जी का लॉस हमेशा इक्वल होता है और वो दोनों एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेल्स। अगर फर्स्ट सेल का एनर्जी E1 है और थर्ड शेल का एनर्जी E3 है तो इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी लॉस किया या कितना गेन किया वो इस दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। फाइनल स्टेज थर्ड शेल था, हम लोग बोल सकते हैं कि E3 माइनस E1। ऐसे इसको फिर से हम लोग देख सकते हैं। ये हम लोग का फिफ्थ स्टेटमेंट था बोर्स एटॉमिक थ्योरी का। हम लोग बोल सकते हैं
फिर एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब some amount of energy, then it move from ground state. ground state का मतलब होता है lower energy shell. to excited state. एक्साइटेड स्टेट को हम लोग बोलेंगे हायर एनर्जी शेल. हायर एनर्जी शेल आफ्टर sometimes an electron comes back from excited state to ground state to release some amount of energy, और ऐसे बोल सकते हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी which is absorbed by an electron. तो जितना एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है उतने ही एनर्जी को वो रिलीज करता है. एनर्जी का लॉस और गेन दोनों सेल के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होता है. अभी हम लोग यहाँ पे लिखे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी शेल टू थर्ड एनर्जी शेल में मूव करता है तो फर्स्ट एनर्जी शेल का एनर्जी E1 और थर्ड एनर्जी शेल का एनर्जी E3. ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है. इस दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा E इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि डेल्टा E इक्वल टू एनर्जी इन एक्साइटेड स्टेट माइनस एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एक्साइटेड स्टेट हमारा ये है तो चेंज इन एनर्जी इक्वल टू E3 माइनस E1. ऐसे ये जो डेल्टा E है ये एनर्जी ऑफ फोटोन के इक्वल होता है, इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन. इसका वैल्यू हम लोग एच न्यू लिख सकते हैं, तो यहां पे वैल्यू होगा एच न्यू इक्वल टू E3 माइनस E1, E3 माइनस E1. तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी गेन करता है या लॉस करता है, और जब एनर्जी का लॉस और गेन होता है तो वहां पे क्या होता है. जब एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट मूव करता है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट आता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है. ये हम लोग का बोर्स एटॉमिक थ्योरी का स्टेटमेंट था. बोर्स एटॉमिक थ्योरी का बहुत सारा सिग्निफिकेंस भी है. इसके हेल्प से हम लोग एटम का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके हेल्प से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का. यहाँ से हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ से टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वो बहुत सारा सिग्निफिकेंस, बहुत सारा इंपॉर्टेंस जो है वो बोर्स एटॉमिक थ्योरी का है. तो अब आगे हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी देखेंगे.